कल्पना कीजिए एक देश जो सदियों की गुलामी और गरीबी से उठकर महज कुछ दशकों में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन गया। एक ऐसा चमत्कार जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी। लेकिन क्या आप जानते हैं इस अभूतपूर्व तरक्की के पीछे एक गहरा राज छुपा हुआ है। एक अनकही कहानी है जहां एक छोटा सा देश एक विशालकाय साम्राज्य का गुरु बन जाता है। जी हां, आज हम बात करने जा रहे हैं चीन और उसके अदृश्य गुरु सिंगापुर की, कि कैसे एक शिष्य ने अपने गुरु के नक्शे कदम पर चलकर इतिहास रच दिया। यह सिर्फ अर्थव्यवस्था की बात नहीं, ये एक ऐसी सोच की कहानी है जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप फेयर ऑब्जर्वर हिंदी देख रहे हैं। कैसे बदल गया इतना तेजी से चीन, वो चीन जो कभी सालों तक जापान जैसे छोटे से देश का गुलाम रहा, वो चीन जो अफीम युद्ध का एक बड़ा हिस्सा रहा, वो चीन कहते थे वहां के पुरुष अफीम खा के पड़े रहते हैं, लेकिन वो चीन आज दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी महाशक्ति है। अमेरिका तक उससे खौफ खाता है। चीन का एक तीव्र परिवर्तन पूर्व नेता डेंग शियाओपिंग के दूरदर्शी सुधारों की बदौलत था। लेकिन डेंग शियाओपिंग ने यह प्रेरणा कहां से ली? उन्होंने जिस मॉडल को अपनाया वह कोई और नहीं बल्कि ली कुआन यू के नेतृत्व में सिंगापुर का राज्य नेतृत्व वाला विकास मॉडल था। सोचिए, एक रणनीतिक योजना, विदेशी निवेश का स्मार्ट इस्तेमाल और कन्फ्यूशियस सांस्कृतिक मूल्यों का मिश्रण। इसी फॉर्मूले से चीन ने बड़े पैमाने पर सिंगापुर की सफलता को दोहराया। नतीजा, एक वैश्विक आर्थिक महाशक्ति जिसे अब गर्व से विशाल सिंगापुर कहा जाता है। आजकल दुनिया में चीन की आर्थिक चुनौतियों पर बहुत चर्चा होती है, लेकिन हमें हमेशा बड़ी तस्वीर देखनी चाहिए। हमें ये याद रखना चाहिए कि कुछ ही दशकों पहले यह देश आयरन राइस बाउल अर्थव्यवस्था था। इसका मतलब था कि यहां सरकार अपने नागरिकों को जन्म से मृत्यु तक एक साधारण लेकिन सुरक्षित जीवन की गारंटी देती थी। एक ऐसी जिंदगी जिसमें कोई जोखिम नहीं था पर कोई बड़ी तरक्की भी नहीं थी। लेकिन चीन ने इस जंजीर को तोड़ डाला। वास्तव में चीन एक स्थिर और पिछड़ी अर्थव्यवस्था से तेजी से दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में बदल गया। और इस प्रक्रिया में आप विश्वास नहीं करोगे, लगभग 700 मिलियन लोगों को गरीबी के दलदल से बाहर निकाला गया है। यह महज आंकड़े नहीं है, यह मानव इतिहास का एक अविश्वसनीय अध्याय है। और यह सिलसिला थमता नहीं है। 2014 से क्रय शक्ति समानता यानी पीपीपी से मापे गए घरेलू सकल उत्पाद यानी जीडीपी में चीन ने अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को उस वर्ष वैश्विक जीडीपी जिसकी पीपीपी हिस्सेदारी 19.68% तक पहुंच गई, जबकि अमेरिका का हिस्सा 14.75% था। अब इकोनॉमिस्ट भविष्यवाणी कर रहे हैं कि 2036 तक चीन निरपेक्ष रूप से अमेरिका की जीडीपी को पार कर जाएगा और इस तरह दुनिया की वो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। चीन के दक्षिणी शहर शेंजन को देखिए। यह पिछले कुछ दशकों में आए परिवर्तनों की विशालता का एक बेहतरीन उदाहरण है। 1979 में यह सिर्फ 20,000 निवासियों का एक छोटा सा शहर था और आज यह 18 मिलियन से अधिक लोगों वाला एक तेजी से विकसित होता महानगर है। क्या चमत्कार नहीं है? अमेरिकी अर्थशास्त्री जोसेफ स्टिग्लिट्ज ने चीन के आर्थिक मार्ग के बारे में बिल्कुल सही लिखा है। वो लिखते हैं, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर अद्वितीय अमेरिकी प्रभाव का एक दशक वह भी था जिसमें एक के बाद एक आर्थिक संकट आते रहे। और इस बीच चीन ने अपना रास्ता अपनाते हुए दिखाया कि बंद अर्थव्यवस्थाओं से परिवर्तन का एक वैकल्पिक मार्ग मौजूद है, जो बाजार द्वारा वादा की गई वृद्धि लाने और गरीबी को उल्लेखनीय रूप से कम करने दोनों में सफल हो सकता है। और डेंग शियाओपिंग ही इस वैकल्पिक मार्ग के जनक थे। उन्होंने 1978 और 1990 के बीच देश के सर्वोच्च नेता के रूप में काम किया और चीन को आर्थिक सुधारों और खुलेपन की एक नई प्रक्रिया में वो ले गए। यह प्रक्रिया न केवल क्रमिक थी बल्कि रणनीतिक रूप से नियोजित भी थी। और रिटायरमेंट के बाद भी डेंग शियाओपिंग ने अपनी अप्रत्यक्ष शक्तियों को बरकरार रखा और 1992 में अपने ऐतिहासिक दक्षिणी दौरे में पर्दे से बाहर आकर आर्थिक सुधारों का बचाव किया और उन्हें बचाया। लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि सिंगापुर के संस्थापक पिता ली कुआन यू चीन के आर्थिक सुधार और खुलेपन की प्रक्रिया के गॉडफादर थे। सिंगापुर की अपनी सफलता वास्तव में चीन मॉडल से पहले हुई और उसे प्रेरित किया।
1978 में कंबोडिया पर वियतनामी आक्रमण की अपनी प्रतिक्रिया के हिस्से के रूप में डेंग ने उसी साल बैंकॉक, कुआलालंपुर और सिंगापुर का दौरा किया, लेकिन सिंगापुर की उनकी यात्रा बहुत खास थी। यह उनके लिए आंखें खोलने वाला अनुभव साबित हुई और उनके साथी चीनी क्या हासिल करने में सक्षम है, यह उन्हें एहसास हुआ। चीन लौटने पर डेंग सियाओपिंग ने अपनी सरकार से सिंगापुर के अनुभव से सीखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, सिंगापुर में अच्छी सामाजिक व्यवस्था है और यह अच्छी तरह से प्रबंधित हैं। हमें उनके अनुभव का लाभ उठाना चाहिए और इस सीखना चाहिए कि हम चीजों को अपने से बेहतर कैसे बना सकते हैं। और उन्होंने यही किया। चीजें कैसे की जाती हैं, यह जानने के लिए चीनी प्रतिनिधि मंडलों ने इस शहर और राज्य का दौरा किया। इतना ही नहीं, सिंगापुर के उप प्रधानमंत्री डॉक्टर गोंग केंग स्वी को चीन के तटीय विकास पर आर्थिक सलाहकार के रूप में सेवा करने के लिए बुलाया गया। 1990 के दशक के शुरुआत में चीन के सूजो में चीन सिंगापुर सूजो औद्योगिक पार्क की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य सिंगापुर के प्रबंधन तरीकों का पालन करने वाली एक आधुनिक औद्योगिक बस्ती विकसित करना था। यह चीनी अधिकारियों के लिए एक ट्रेनिंग ग्राउंड बन गया। अमेरिकी समाजशास्त्री एजरा वोगेल कहते हैं कि डेंग और ली के बीच एक विशेष संबंध बना, जो समान रणनीतिक दिमाग वाले दो स्पष्टवादी यथार्थवादी थे। डेंग ली की लंबी अवधि के रुझानों को समझने की और व्यावहारिक मुद्दों से असाधारण रूप से सफल तरीके से निपटने की क्षमता के वे प्रशंसक बन गए। ली के उदाहरण का अनुसरण करते हुए डेंग का सपना इसके अलावा और कुछ नहीं था कि चीन में 1000 सिंगापुर लगाए जाएं। तो सिंगापुर की वह तरकीब क्या थी जिसे डेंग कॉपी करना चाहता था? हेनरी घेस्क्वेर के शब्द में सिंगापुर में राज्य और न कि निजी क्षेत्र विकास का चालक रहा है। अदृश्य हाथ जो स्वार्थ के माध्यम से सामान्य भलाई का काम करता है। सरकार की मजबूत दृश्य भुजा द्वारा निर्देशित होता है। दूसरे शब्दों में, राज्य ने न केवल सार्वजनिक उद्यमों के माध्यम से एक सीधी उद्यमशीलता की भूमिका निभाई, बल्कि निजी क्षेत्र के लिए एजेंडा सेंटर के रूप में भी काम किया। तो विदेशी निवेशों के लिए अत्यधिक खुला होने के बावजूद एक योग्यता आधारित राज्य ने रणनीतिक और सावधानी पूर्वक नियोजित औद्योगिक नीतियों के मुताबिक इन निवेशों को निर्देशित किया। राज्य ने भविष्य के लक्ष्यों की योजना बनाई, परिणामों की निगरानी की ताकि नीतियां सही रास्ते पर हों। रिफाइनरीज, ऑयल रिफाइनरीज से लेके पेट्रोकेमिकल, बंदरगाहों से वित्तीय सेवाओं तक और अनुसंधान और डेवलपमेंट से हाई एंड सेवाओं तक सिंगापुर ने खुद को लगातार नया रूप दिया। और इसका परिणाम था उच्च मूल्य वर्धित गतिविधियां और एक विश्व स्तरीय केंद्र। 2024 में सिंगापुर ने पीपीपी शर्तों में $1,32,570 के साथ जीडीपी प्रति व्यक्ति में नंबर 1 वैश्विक स्थान प्राप्त किया। 1,32,570 प्रति व्यक्ति। छोटा सुंदर होता है, यह कहावत सिंगापुर पर खूब फिट बैठती है। वैश्वीकरण के दौर में यह तर्क दिया गया था कि छोटे देश तेजी, लचीलेपन और बाहरी बाजारों की तलाश करने के प्रोत्साहन का आनंद ले सकते हैं। लेकिन फिर चीन के बारे में क्या? 1,30 करोड़ से भी अधिक निवासियों वाला एक देश और अमेरिका के बराबर महाद्वीप आकार वाला एक ऐसा देश जिसका जीडीपी उसके सुधार और खुलेपन की प्रक्रिया के शुरुआत में अमेरिका के जीडीपी का केवल 9% था। वह इस तर्क के बिल्कुल भी फिट नहीं बैठता था कि छोटा सुंदर होता है। अगर आकार भारीपन के बराबर है तो हम चीन की आवाजाही की हल्केपन को कैसे समझा सकते हैं? तो इस स्पष्ट विरोधाभास का उत्तर लागू किए गए आर्थिक मॉडल और इसमें शामिल आबादी के सांस्कृतिक लक्षणों के संयोजन में पाया जा सकता है। एक मॉडल जिसे चीन ने सिंगापुर से कॉपी किया, एक हान आबादी जिसे दोनों देश साझा करते हैं। डेंग सियाओपिंग द्वारा शुरू की गई प्रक्रिया ने सिंगापुर मॉडल का अनुसरण किया, लेकिन एक विशाल पैमाने पर। यह न केवल क्रमिक थी बल्कि विशिष्ट क्षेत्रों, उद्योगों और गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए रणनीतिक रूप से नियोजित भी थी। पहले टाउन एंड विलेजेस एंटरप्राइजेस को बढ़ावा मिला, फिर ऊर्जा और बुनियादी सामग्री को, उसके बाद मशीनें, इलेक्ट्रॉनिक्स और पेट्रोकेमिकल जैसे स्तंभ उद्योगों को।
2000 के दशक के मध्य में सॉफ्टवेयर, एकीकृत सर्किट और ऑटो जो है वो प्राथमिकता बन गए, ऑटो मोड। लेकिन मॉडल की प्रकृति के अलावा चीन और सिंगापुर दोनों में ने मुख्य रूप से हान चीनी आबादी मौजूद है। वे कन्फ्यूशियसवाद जैसे सांस्कृतिक लक्षण साझा करते हैं। 1919 में विश्व प्रसिद्ध भविष्यवादी हरमन कान ने भविष्यवाणी की थी कि कन्फ्यूशियस नीति समर्पित, प्रेरित, जिम्मेदार और शिक्षित व्यक्तियों का निर्माण और विभिन्न संस्थानों के प्रति प्रतिबद्धता के परिणाम स्वरूप नव कन्फ्यूशियस समाजों और अन्य संस्कृतियों की तुलना में संभावित रूप से उच्च विकास दर होगी। इसलिए ली कुआन यू के कदमों का अनुसरण करते हुए डेंग सियाओपिंग द्वारा शुरू किए गए आर्थिक मॉडल की प्रकृति और देश के कन्फ्यूशियस सांस्कृतिक लक्षण, इन दोनों ने मिलकर चीन की असाधारण आर्थिक सफलता की व्याख्या की। यही कारण है कि नियाल फर्ग्यूसन ने चीन को एक विशाल सिंगापुर कहा है। यह कहानी सिर्फ दो देशों की अर्थव्यवस्था का विश्लेषण नहीं, एक शक्तिशाली सबक है कि कैसे अपने अप्रत्याशित जगहों से प्रेरणा मिल सकती है और कैसे एक छोटा गुरु एक विशालकाय शिष्य को महानता के शिखर तक पहुंचा सकता है। यह हमें सिखाता है कि आर्थिक सफलता महज संसाधनों पर या संसाधनों के आकार पर निर्भर नहीं करती, बल्कि दूरदर्शिता, अनुकूलन क्षमता और सीखने की इच्छा पर निर्भर करती हैं। चीन और सिंगापुर की यह कहानी हमें बताती है कि परिवर्तन की आग अक्सर एक छोटी सी चिंगारी से शुरू होती है, जो सही मार्गदर्शन और दृढ़ संकल्प के साथ पूरे परिदृश्य को रोशन कर सकती है। अगली बार जब आप दुनिया की किसी आर्थिक महाशक्ति को देखें तो उसके पीछे छिपे गुरु और शिष्य की कहानी को समझना न भूलें। यह सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है, यह उस मानसिकता की बात है जिसने असंभव को संभव कर दिखाया। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों पे गहरी और आर्थिक अंतर्दृष्टि के लिए फेयर ऑब्जर्वर हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें। यह लेख फेयर ऑब्जर्वर के लिए लिखा है अल्फ्रेडो टोरो हार्डी ने। हार्डी वे अमेरिका, ब्रिटेन, स्पेन, ब्राजील, आयरलैंड, चिली और सिंगापुर में राजदूत रह चुके हैं और इंटरनेशनल इश्यूज पे 36 पुस्तकों के लेखक या सह लेखक हैं। अल्फ्रेडो एक फुल ब्राइट स्कॉलर और प्रिंसटन तथा ब्राजीलिया विश्वविद्यालयों में विजिटिंग प्रोफेसर हैं। वे जिनेवा स्कूल ऑफ डिप्लोमेसी एंड इंटरनेशनल रिलेशन के मानद फेलो और रॉक फेलर फाउंडेशन बेलाजियो सेंटर के रिव्यू पैनल के सदस्य भी हैं।